नमस्कार। आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। अभी हाल में उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों का पुस्तकालय है उसमें न्याय की देवी की जो मूर्ति रखी हुई थी उसमें परिवर्तन किया गया है। जो मूर्ति थी गॉडेस ऑफ जस्टिस की, उसमें आंखों पे पट्टी थी, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तराजू होता था। ये पहले जो मूर्ति थी वो है, लेकिन अब जो परिवर्तन किया गया है उसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई है और एक हाथ में जो तलवार था उसकी जगह संविधान की प्रति रख दी गई है। ये एक प्रतीकात्मक विरोध है जो औपनिवेशिक विरासत है उसको खत्म करने का, क्योंकि अंग्रेज लेकर के आए थे और उसको खत्म करने की दिशा में एक जो है प्रतिरोध है, विरोध है, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक। अब सवाल यह है कि इस तरह के परिवर्तन से क्या ज़मीनी हकीकत में कोई परिवर्तन होगा, कोई फ़र्क आएगा? क्या सचमुच न्याय जो है सो सबके लिए बराबर हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा? ये इस पे हम विचार करेंगे, लेकिन इस पर विचार करने के पहले समझ लें कि वो जो प्रतीक है वो क्या है और उसका उद्गम क्या है। तो आँख पे पट्टी होने का मतलब ये होता है कि न्याय की देवी पूरी तरह निष्पक्ष है। वो कोई बड़े छोटे में, अमीर गरीब में, शक्तिशाली और खिकवी पन्ने में कोई फर्क नहीं करती है। यानी न्याय जो है सबके लिए समान है। वो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, मजबूत हो, कमज़ोर हो, सबके लिए एक समान होता है। और जो तराजू है वो फेयरनेस है, वो बैलेंस करता है, वो न्यायप्रियता है, वो दोनों तरफ की दलीलों को सुनकर के न्यायाधीश फैसला देता है। और जो तलवार है, तलवार जो है दंड का प्रतीक है और अधिकार का प्रतीक है। यानी आप ऐसे बिना अधिकार और बिना दंड की शक्ति के तो कोई फैसला लागू करा नहीं सकते हैं। तो कानून और न्याय के साथ भी तो ये होना ही चाहिए। तो ये तीन चीज़ें, आंखों पे पट्टी निष्पक्षता, तलवार दंड और अधिकार, और तराजू जो है वो संतुलन है, फेयरनेस है, न्यायप्रियता है। इसका उद्गम ये है कि रोम और यूनान में देख लें। पहले प्राचीन यूनान में जो है वहाँ और रोम में भी कहते हैं, जो वहाँ की आइकोनोग्राफी को अगर आप देखेंगे, प्रतिमा विज्ञान को, तो उसमें लेडी जस्टिस की प्रतिमा मिलती है। और वो जो था वो कानून तथा नैतिक बल का लाक्षणिक मानवीकरण था। यानी एलिगोरिकल पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ एंड मोरल फोर्स, इसको जो है लेडी जस्टिस प्रतिबिंबित करती थी। प्राचीन यूनान में एक चरित्र आता है, वहाँ के प्राचीन साहित्य को देखने पे आपको मिलेगा कि थीमियस एक चरित्र है जो एक दानवी है, मॉन्स्ट्रस है, और उसके साथ भी तराजू और तलवार जो है जुड़ा हुआ है। वहाँ पर वो जो है दिव्य कानून और नैतिक न्याय का परिचायक है। तराजू मतलब डिवाइन लॉ, और नैतिक न्याय जो है मोरल जस्टिस, वो तलवार के द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है। वैसे तराजू का इस्तेमाल पहले शुरू हो चुका था। यूनान से पहले मिस्र में माट जो है वो सत्य और न्याय की देवी हैं, और माट के साथ तराजू जुड़ा हुआ है। रोम में ऑगस्टस ने जस्टिसिया को न्याय की देवी के रूप में स्थापित किया, और मध्यकाल में लेडी जस्टिस जो है वो ईसाई मूल्यों के साथ जुड़ गई, एक जुड़ाव होता गया क्रिश्चियन वैल्यूज़ के साथ। और रिनेसेंस जो पुनर्जागरण का काल था, उसमें अदालतों में लेडी जस्टिस की मूर्तियां लगाई गई। भारत में जब बरतानिया की हुकूमत शुरू हुई तो आपको पता है कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हुए, और जो यहाँ की न्यायिक व्यवस्था थी वो भी बिल्कुल नए सिरे से अंग्रेज़ों ने शुरू किया। उन्होंने अपना कोर्ट सिस्टम बनाया, नीचे से ऊपर तक जो है, निचली अदालत से शीर्ष अदालत तक सारी व्यवस्था अंग्रेज़ों ने की। तो उन्हीं के साथ वो लेडी जस्टिस भी आ गई, और यहाँ न्याय की देवी के रूप में उसको जानते थे। वही आंखों पर पट्टी, हाथ में तराजू और तलवार, और वही चलता आ रहा था। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो निष्पक्षता की बात है कि पट्टी है, तो पट्टी तो आंख पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि न्याय की देवी अंधी हैं या नेत्रहीन है, नहीं। वो देख सकती हैं, लेकिन पट्टी इसलिए लगा दी गई कि वो निष्पक्ष रहेंगी, देखेंगी ही नहीं। लेकिन ये सारी निष्पक्षता की बात करने वाले अंग्रेज़ों ने किस तरह का जुल्म भारतीयों के ऊपर ढाया है, इससे इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। उनको हम दोहराएं, इससे कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होगा।
बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं किस तरह से गोलियां चलाई गई, किस तरह से उत्पीड़ित किया गया। बल्कि एक अधिकारी थे भारतीय सिविल सेवा के, पेंडेरल मून आईसीएस, वो तो इतने विचलित हुए स्वाधीनता सेनानियों के उत्पीड़न को देख करके कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं जिनमें कहा कि प्रशासन कितनी ज्यादती करता था, किस तरह के जुल्म ढाता था। और उन्होंने विशेष करके न्यायिक प्रशासन पर कुठाराघात किया है कि कितना गलत होता था, किस तरह से गढ़े हुए इल्ज़ामों के आधार पर लोगों को जेल भेजी जाती थी, यहाँ तक कि फांसी भी दे दी जाती थी। उदाहरण तो अनेक हैं, लेकिन मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूँ। जलियान वाला बाग 1919 अप्रैल की घटना है, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। ये सरकारी आंकड़ा है, अगर गैर सरकारी आंकड़े देखेंगे तो वो हजारों से ज़्यादा है और कई सौ लोग उसमें घायल हुए। एक शांतिपूर्ण अहिंसक भीड़ पे ब्रिगेडियर जनरल रेनिकॉल डायर ने गोलियां चलवाई, उनका कोई अपराध नहीं था। बिल्कुल ही नृशंस, जंगली, वैश्वीपन, दरिद्रगी की जो है पराकाष्ठा थी। उससे बड़ा न्याय जो है उसकी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन उन्हीं अंग्रेजों ने, जिन्होंने निष्पक्षता का दावा किया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की वैसे दरिंदे पे जिसने इतने लोगों को बिना वजह मौत के घाट पर उतार दिया था। ये था ठगोसलापन अंग्रेजों का, ये थी बदतमीजी, बेईमानी। और कितना न्याय कर सकते थे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन आंखों पे पट्टे दिखा करके बताते थे कि हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं। ये ऐसा घनघोर अन्याय कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट था, आज तो 2009 के अक्टूबर से वहाँ सुप्रीम कोर्ट बन गया है, लेकिन उसके पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वहाँ की सबसे बड़ी अदालत होती थी, जिसमें लॉ लॉर्ड्स होते थे। और उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर को तलवार देने का काम किया, जिस पर लिखा हुआ था सेवियर ऑफ द पंजाब। अब आप सोच सकते हैं कि शीर्ष अदालत जिस आदमी को सेवियर ऑफ द पंजाब करी, और बाकी लोगों ने जो समर्थन किया तो अलग था। द मॉर्निंग पोस्ट, लंदन का अखबार, उसने 26,000 पाउंड जमा किया था जनरल डायर की पैरवी करने के लिए, उसको बचाने के लिए। इसमें बड़े बड़े लोगों ने जो है सो पैसे दिए थे। तो ये ढकोसलापन था। और जब इतना अन्याय हो रहा था तो उसमें भारत के अंदर एक धारणा बनी कि न्याय अंधा होता है। और शायद उसका कारण यही था कि जो आंख पे पट्टी थी, तो ये माना गया कि यहाँ न्याय अंधा होता है। प्रचलित कहावत भी हो गई थी, क्योंकि जो मुकदमे में फंस गया वो तो बर्बाद हो जाता था। तो ये कहा जाता था कि बिल्कुल ही न्याय अंधा है यहाँ पर। और मैंने जैसा कहा कि ये ब्लाइंड फोल्डेड है, ब्लाइंड नहीं है, यानी पट्टी है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि न्यायाधीशों की आंख पे पट्टी नहीं है। और न्यायाधीश सब कुछ देखते समझते हुए भी इतना गलत वो कर रहे थे, इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। बल्कि भारत में तो स्थिति ये थी कि बहुत जगहों पे अंग्रेज़ों ने तख्तियाँ डलवा दी थी, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। इस जगह पे कुत्तों और भारतीयों को आने की, प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो यहाँ पर जो है अन्याय हुए हैं। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद शायद कुछ उम्मीद थी कुछ परिवर्तन हो, लेकिन हमने पूरा औपनिवेशिक ढांचा ही ले लिया जस का तस। वो ढांचा केवल नौकरशाही का ही हमने नहीं लिया, बल्कि न्यायिक व्यवस्था भी जैसी थी उसी रूप में हमने ले लिया। वकीलों और जजों का गणवेश यानी यूनिफॉर्म वही रहा, भाषा भी अंग्रेज़ी ही बनी रही और कानून भी वही रहे। वैसे इस वर्ष 2024 में 3 नए कानून बनाए गए जो लागू भी हो गए हैं, जो भारतीय दंड विधान आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो लाए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। 3 कानून लाए गए हैं, लेकिन पुराने कानून ही चलते रहे और भी पुराने कानून ही जो है सो चल रहे हैं। केवल 3 जो है लाए गए हैं। तो आज़ादी के बाद भी हम देखते हैं कि जो निष्पक्षता की बात थी वो नहीं रही, और वो तो कानून की जो देवी है वो मूर्ति उसी रूप में बनी रही। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम आपको 2-4 ही उदाहरण देना चाहेंगे कि किस तरह से बड़े और छोटे लोगों में फ़र्क किया जाता रहा। 1985 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस ES वेंकट रमैया ने एक बड़े उद्योगपति ललित मोहन थापर को अपने घर में लगभग मध्य रात्रि में जमानत दी थी। सवाल उठता है कि अगर वो 2-4 दिन के लिए जेल चले जाते तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने घर पे जमानत उनको दे दी। इसके खिलाफ बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी ने एक
मुकदमा दायर किया और कहा कि शीर्ष अदालत जो है वो बड़े और छोटे में फ़र्क कर रही है। तो इस पर ये फैसला दिया गया, उसी में बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में कहा गया कि हम सोसाइटी के सरकार की प्रशंसा करते हैं, गरीबों की चिंता जो है उसकी प्रशंसा करते हैं, और हम भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और अदालत ऐसा करती भी नहीं है, ये कहते हुए उसका निष्पादन कर दिया गया। रॉबिन कुक ने एक शब्द भारत के लिए कहा है, प्रिविलिजेंशिया। वो शायद प्रिविलेज और इंटेलिजेंशिया को मिलाकर के एक शब्द बनाया गया है, यानी कुछ जो बुद्धिजीवी हैं जिनको कुछ विशेषाधिकार प्रिविलेज प्राप्त हैं, उसके लिए उन्होंने शब्द गढ़ा है प्रिविलिजेंशिया। और उन्होंने उदाहरण दिया है कि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो एक प्रभावशाली उद्योगपति का एक जहाज़ जिसमें प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थ था, वो मुंबई बंदरगाह पे खड़ा रहा, और जिस कानून के तहत वो प्रतिबंधित था उस कानून को 24 घंटे के लिए हटाया गया, वो रासायनिक उतारे गए और फिर वो कानून लागू हो गया। तो ये तो खैर कार्यपालिका से संबंधित है, लेकिन रॉबिन कुक का कहना है कि डिस्क्रिशन रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हर स्तर पे जो है सो विशेषाधिकार का इस्तेमाल होता है, और हमेशा वो जो है सो जो प्रिविलेज क्लास है जिसको कुछ अधिकार प्राप्त हैं वो होता है, यानी बड़े और छोटे में फ़र्क किया जाता है। कई और जो है सो वीआईपी से संबंधित जो मामले हैं उसमें अदालत के फैसले चौंकाने वाले हैं, जैसे 1996 में चंद्रास्वामी वर्सेस सीबीआई का फैसला है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को बड़ी राहत दी गई। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगर निचली अदालत उनकी जमानत याचिका को रद्द भी कर देती है तो भी इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इसका मतलब था कि सीआरपीसी को बिल्कुल ही प्रभाव शून्य कर देना, नलिफाई कर देना। 1998 में चारा घोटाले में लालू यादव का एक जो है बेल पिटीशन जमानत याचिका उनकी उच्चतम न्यायालय में थी, और उसकी सुनवाई के लिए 2 पीठ वहाँ पर थी, 3-3 जजों की 2 पीठ। और जब सुनवाई शुरू हुई जिसमें एक पीठ में स्वयं उस समय मुख्य न्यायाधीश MM पूंछी थे, तो अन्य 2 न्यायाधीशों ने खुली अदालत में कहा कि चारा घोटाले के लिए एक अन्य पीठ खास करके उसी के लिए बनाई गई है और उसके समक्ष भी ये जमानत याचिका लंबित है, तब फिर उसको वहाँ जो है स्थानांतरित किया गया। तो अब वीआईपी है तो देख लीजिए, ये तो बड़ा अजीब है, 2-2 बेंच उपलब्ध हो जाए। और फिर लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र का ही एक मामला था अब जमानत का, जिसमें निचली अदालत ने उनको जमानत नहीं दी थी, 2001 की बात है। तो उसके खिलाफ सीधी याचिका जो है, विशेष अनुमति याचिका शीर्ष अदालत में दायर की गई, जबकि ऐसा होता नहीं, पहले हाईकोर्ट जाना पड़ता है। वैसे जो संविधान के अनुच्छेद 136 में प्रावधान है उसमें है अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी अदालत की किसी आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत कोई जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय हमेशा कहता है कि आप हाईकोर्ट होकर के, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों के हनन में, जिसमें अनुच्छेद 32 में प्रावधान है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी सीधा उच्चतम न्यायालय आ सकता है, उसमें भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए। और जो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स बने हुए हैं उसमें केवल हाई कोर्ट की चर्चा है, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। तो इस तरह के भी बहुत सारे मामले हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि वीआईपी और आम आदमी में क्या फ़र्क होता है। अदालत में रात में बैठ के राहत देना बहुत लोगों के लिए हुआ है। तीस्ता शीतलवाद के मामले में हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने रात में जो है सो उनको आदेश दे करके राहत देने का काम किया। ऐसे बहुत सारे मामले, और कुछ कानून भी ऐसे हैं जिसमें भेदभाव है, वो भी अदालत को देखना चाहिए। अगर ऐसा कानून है तो कानून कोई गलत है। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी जो अब नहीं हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा एक न्यायमूर्ति का हलफनामा में एक घटना का जिक्र किया है कि जब वो वकालत करते थे तो उनके एक मुवक्किल पर शराब पीने का आरोप था, और अदालत में उसने आरोप को स्वीकार भी कर लिया, बोला हाँ मैं शराब पी रहा था, इसलिए उसको सज़ा के तौर पे जुर्माना किया गया। तो उसके बाद उसने बड़ी चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि लेकिन मैं जहाँ पे शराब पी रहा था उसके बगल के क्लब में उसी जगह के प्रतिष्ठित कई लोग शराब पी रहे थे, तो पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा? तो फिर उसको बताया गया कि उनके पास लाइसेंस होगा। तो अब जो उसने टिप्पणी की वो सुनिए। बोला साहब मुझे नहीं पता था कि अपराध करने के लिए भी परमिट मिलता है।
तो इस तरह से कानून में भेदभाव होता है, जो न्यायिक प्रशासन है उसमें भेदभाव होता है। किस तरह से न्यायालय द्वारा बड़ों और छोटों में भेदभाव किया गया है, इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरी पुस्तक जस्टिस वर्सेस जुडिशियरी पढ़ें। इसमें मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसका प्रकाशन किया है। अब सवाल ये है कि जो परिवर्तन किया गया है, आँख से पट्टी हटा देना और हाथ में संविधान की, यानी जो भी काम होगा वो संविधान के अनुरूप होगा और न्याय की देवी सब देख रही है, इसलिए अन्याय नहीं होगा। तो इस कार्य संस्कृति को बदले बिना केवल प्रतीकात्मक प्रतिरोध से बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। वैसे प्रतीकात्मक विरोध को मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अगर औपनिवेशिक विरासत को खत्म किया जा रहा है तो उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, और अगर न्याय की देवी की मूर्ति न भी हो तो भी तो न्यायालय का काम है न्याय करना। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बड़ी समस्या है न्यायालय के सामने, एक तो विलंब की समस्या है, दशकों तक मुकदमे चलते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं मुकदमा लड़ते लड़ते, घर जमीन सब बिक जाता है। न्याय देने में भी आरोप लगते हैं कि बड़े और छोटे में फर्क किया। उस धारणा को बदलने की ज़रूरत है। न्याय सुलभ और सस्ता हो। वकीलों की फीस इतनी है, करोड़ों में वकील बड़े कमा रहे हैं और उस पर कोई सीलिंग नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं, इनके बारे में न्यायालय को विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत के पास बहुत ताकत है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे कि प्रतीकात्मक विरोध अच्छा है, लेकिन जब तक कार्य संस्कृति नहीं बदलेगी इस विरोध से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको आप सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। नमस्कार, धन्यवाद।